नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्सर्जन अंगों के आगे की ओर बढ़ते हुए फाइलम्स के बारे में, है ना। तो अब हम लोग ये मैंने आपको एक डायग्राम बना करके दिखाया है, वो आपके पास में कौन सा है? नेफ्रीडिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है बेटा? नेफ्रीडिया का। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एनेलिडा में एक उदाहरण ले रहा हूं। एनेलिडा के अंदर वैसे आपके पास में उदाहरण कौन कौन से आ सकते हैं, जरा एक बार गौर फरमाइएगा। एनेलिडा में एक आ सकता है आपके पास में, यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक होगा आपके पास में केचुआ। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में, जानते हैं आप लोग सभी लोग। क्या आ जाएगा? केचुआ। एक आपके पास में आ जाएगा कौन सा? नेरिस। एक लीच मान लो रे, लीच भी होता है, ठीक है ना। लिच नहीं होगा, लीच होगा, तो अपन इसको हिरोडिनेरिया बोलते हैं ना, हिरोडिनेरिया भी होता है, इसको हिरोडिनेरिया का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ एग्जाम्पल है। लीच लिखा है, नीच नहीं लिखा। अब ये आपके पास में क्या है? केचुआ। अब केचुए के अंदर थोड़ा हम फोकस करते हैं कि उत्सर्जन किस प्रकार से हो सकता है। देखिएगा जरा, केचुए में 3 प्रकार के क्या होते हैं? नेफ्रीडिया मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के नेफ्रीडिया। तो यहां पे लिख देते हैं अपन, केचुए में 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और इधर लिख दिया अपने 3। राइट, यहां पे देखिएगा कौन कौन से नेफ्रीडिया होते हैं। मैं थोड़ा अंग्रेजी में नाम लिख दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे लिख सकता हूं मैं, आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख देता हूं, ठीक है। एक होता है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। इसको बोलते हैं हिंदी में अध्यावरणीय, अध्यावरणीय नेफ्रीडिया। पहला ही आ गया। दूसरा होता है सेप्टल नेफ्रीडिया। क्या आता है? सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया को हिंदी में बोलते हैं पट्टीय नेफ्रीडिया, ठीक है ना। व्रक्काणु बोलते हैं नेफ्रीडिया को, और शुद्ध हिंदी देखो तो। तीसरा होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया का ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी व्रक्काणु आ जाएंगे। तो 3 प्रकार के रहते हैं। इन तीनों में आपको मुख्य रूप से ख्याल क्या रखना है? मुख्य रूप से ख्याल आपको यह रखना होगा यहां पे कि जो नेफ्रीडियोपोर होता है, ठीक है, एक तो पाए कहां जाते हैं वो, और ये नेफ्रीडियोपोर कहां पे खुलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? अध्यावरणीय नेफ्रीडिया आ रहा है। जानकारी के लिए बता देता हूं आपको, जो अध्यावरणीय नेफ्रीडिया है, उससे पहले भी बता दूं, केचुए की बॉडी जो है, आपको पहले भी बताया, एनेलिडा में खंडी बोन होता है। तो केचुए के देह में लगभग 108 से लेकर के 120 खंड तक पाए जाते हैं। पूरी बॉडी खंडों में विभक्त है। और बात ध्यान लगाइए कि जो भी चीज होती है, जो भी संरचनाएं होती है, जो केचुए की बॉडी के अंदर जो भी संरचना स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है आपके पास में? खंड के नंबर के ऊपर आधारित होता है। ऐसे एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो आंत है जो 15 नंबर खंड से लास्ट वाले खंड तक चल रही है। पहला खंड आ गया, दूसरा खंड, पहला खंड पेरिस्टोमियम, उससे पहला वाला प्रोस्टोमियम। तो ये खंडों के ऊपर नाम आधारित होता है। 14 नंबर खंड में मादा जनन छिद्र, 18 में नर जनन छिद्र। ये सब किसके ऊपर आधारित होता है? खंडों के ऊपर आधारित है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मतलब खंडों के नंबर के ऊपर यहां पे संरचनाएं डिसाइड की जाती है किस तरीके से रहेगी। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। ऑलराइट, तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो आपके पास में आ रहा है, ये नेफ्रीडिया सबसे छोटा नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। ये पूरे सभी खंडों में पाया जाता है। यह देखना क्या लिख रहा हूं मैं, सभी खंडों में पाया जाता है, केवल 1, 2 व अंतिम खंड को छोड़ करके, अंतिम खंड को छोड़कर। समझ गए? पहला, दूसरा और लास्ट सेगमेंट को छोड़ करके बाकी सभी सेगमेंट में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया मिलेगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पॉइंट? अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये नेफ्रीडिया जो होता है, इसमें नेफ्रीडियोपोर जो होता है वो कहां पे खुलता है?
तो नेफ्रिडियोफोर जो होता है, देखिएगा, नेफ्रिडियोफोर त्वचा पर खुलता है, मतलब डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे क्या हो रहा है, खुल रहा है, मतलब त्वचा के ऊपर ही खुल रहा है। जो छिद्र है वो अर्थवर्म की त्वचा से ही बाहर क्या कर रहा है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर त्यागने की प्रयास कर रहा है, या मतलब बाहर त्याग रहा है। तो त्वचा के ऊपर ही खुलता है, इसलिए इसको अध्यावरणीय बोलते हैं। अध्यावरणीय शब्द मतलब स्किन के लिए ही आता है। तो ऐसा नेफ्रीडिया जिसका नेफ्रिडियोफोर त्वचा पर खुलता है, उस नेफ्रीडिया को कहते हैं अपन क्या, यहां पे कहते हैं एक्टोनेफ्रिक। ठीक है, ऐसा नेफ्रीडिया एक्टोनेफ्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहलाता है। राइट, ये ध्यान रख लीजिएगा। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग, दूसरी बात आपके पास में क्या आ रही है, यहां पे दूसरा सेप्टल नेफ्रीडिया, पट्टीय नेफ्रीडिया। पट्टीय नेफ्रीडिया जो होता है वो आंत के बराबर चलता है, यानी कि यह 15 नंबर से शुरू होकर 15 से अंतिम खंड तक पाया जाता है। अंतिम खंड तक पट के किनारे पर पाया जाता है। पट के किनारे पर पाया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे 15 से अंतिम खंड तक क्या सर केवल एक ही पट्टीय नेफ्रीडिया होता है? नहीं, हर एक खंड में दो नेफ्रीडिया मिलते हैं पट्टीय। समझो, कॉर्नर मतलब पट के कॉर्नर मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास में यहां पे ये एक खंड आ गया, ये खंड आ गया यहां पे, तो यहां पे नेफ्रीडिया कहां मिलेगा, ये जो खंड है इसके यहां पे कॉर्नर में इधर की तरफ। समझ लो, ये होता है आपके पास में कौन सा, पट्टीय नेफ्रीडिया। पट मतलब यहां पे जो दो खंड समाप्त हो रहे हैं या स्टार्ट हो रहे हैं उसके कॉर्नर साइड पे मिलेगा, सेंटर में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, याद रखना, 15 से अंतिम खंड तक पट के किनारे पर पाया जाता है। और जानकारी के लिए बता दूं, अर्थवर्म में 15 नंबर सेगमेंट से एंड सेगमेंट तक, मतलब अंतिम खंड तक आंत भी फैली होती है। क्या होती है, आंत का भी यही पोजीशन होता है जो पट्टीय नेफ्रीडिया का है। समझ रहे? अब आती है नेफ्रीडियोपोर की बात कि नेफ्रीडियोपोर कहां खुलेगा। तो यहां पे आपके पास में बता देता हूं, नेफ्रीडियोफोर, ध्यान रखना, यहां पे बता रहा हूं, नेफ्रीडियोफोर आंत में कह दो, या फिर थोड़ा सा और सही करे तो आहार नाल कह दो, है ना। आहार नाल का पोजीशन ही होता है। मैंने क्या बताया आपको, आंत बताया क्या? नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, आंत का पोजीशन यही रहता है 15 से अंतिम सेगमेंट पे। लेकिन अपन लिखेंगे क्या, नेफ्रीडियोफोर आहार नाल में खुलता है। समझ रहे कहां खुलता है, आहार नाल में खुलता है। तो जब कोई नेफ्रीडियोफोर आहार नाल में खुलता है तो ऐसे नेफ्रीडिया को हम एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसा नेफ्रीडिया एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहलाता है। समझ गए? ये आपको यहां पे दिमाग में रखना है। अब मैं तीसरे नंबर पे बात कर लेता हूं जो मेरे पास में आ रहा है, थर्ड नंबर पोजीशन। तीसरे पर फेरेंजियल नेफ्रीडिया। इसका पोजीशन क्या होगा, यह आपके पास मिलेगा चौथे, पांचवें और छठे सेगमेंट में मिलता है। चौथे, पांचवें व छठे खंड में, प्रत्येक में एक एक मिलेगा बेटा, खंड में पाया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, ये वही खंड है जिसमें केचुए की ग्रसनी भी पाई जाती है। मतलब चौथे, पांचवें और छठे में ग्रसनी भी मिलती है केचुए की। ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चौथे, पांचवें, छठे खंड में पाया जाता है इनका नेफ्रीडिया। क्या लिखूंगा मैं, इनका नेफ्रीडियोफोर
आहार नाल, इसमें आहार नाल में खुलता है। और आपको पता है क्या होगा, ऐसा नेफ्रीडिया एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहलाता है। एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया कहलाता है। तो दो तो एंटेरोनेफ्रिक हो गए जो कहां खोल रहे हैं, आहार नाल में ड्रेन कर रहे हैं। आहार नाल में उत्सर्जी पदार्थ को छोड़ देंगे और आहार नाल के माध्यम से क्या होगा, वो बाद में गुदा के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और एक जो होता है वो डायरेक्ट क्या खुलता है, स्किन के ऊपर खुलता है। तो यही कहानी आपके पास में क्या होती है, आपके किस में रहती है, अर्थवर्म के अंदर रहती है। एक बात आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, जो नेरिस नाम का अर्थ मतलब एनेलिडा होता है, नेरिस के अंदर तीनों के तीनों नेफ्रीडिया जो होते हैं वो एक्टोनेफ्रिक होते हैं। दैट मीन्स कहां पे खुलते हैं, वो बॉडी की सरफेस पे त्वचा के छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं या बाहर की तरफ खुलते हैं। जबकि अर्थवर्म के अंदर दो एंटेरोनेफ्रिक होते हैं और एक क्या होता है, एक्टोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, आपके पास में क्या आ रहा है, ये सारा का सारा अर्थवर्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, जो क्या है, इसका उत्सर्जन तंत्र है। अब मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है हमारे पास में लास्ट अगला फाइलम, जो हमारे पास में मानव के फाइलम से ठीक एक पहले वाला फाइलम, ये लास्ट फाइलम बात कर रहे हैं हम लोग छोटे जानवरों में, ठीक है, वो है आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा यानी कि कीट जगत का फाइलम, ठीक है, और सबसे बड़ा फाइलम होता है जंतु जगत का, वो कौन है, आर्थ्रोपोडा ही है। तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा हमारे पास में, 7 नंबर पे आ जाएगा बेटा। कितने पे आ जाएगा, 7 पे। क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये सबसे बड़ा फाइलम होता है जंतु जगत का, समझ रहे हैं। इसके अंदर भी अंदर वर्ग होते हैं, क्लास होते हैं अंदर अंदर। इसमें पहले क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम है क्लास इंसेक्टा, यानी कीट जगत, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं अपन, कीट जगत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा क्लास इंसेक्टा के बारे में या क्लास इंसेक्ट के बारे में मैं आपके पास में स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत जबरदस्त चीज है बेटा, ये ध्यान लगाइएगा, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इंसेक्ट के बारे में, यानी कीट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कीट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कीट के अंदर बेस्ट एग्जांपल है तिलचट्टा। क्या बेटा, तिलचट्टा। सामान्य लैंग्वेज में बोलूं आपको तो कॉकरोच। क्या होता है, कॉकरोच। तिलचट्टा शुद्ध हिंदी लैंग्वेज है आपके पास में, ठीक है ना। इंसेक्ट यानी कीट में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं तिलचट्टा का, तिलचट्टा सबसे बेस्ट है। इसमें आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा के अंदर 3 उत्सर्जी अंग होते हैं। कितने होते हैं, 3 उत्सर्जी अंग। जानकारी के लिए बता दूं, आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा जो आ रहा है आपके पास में, उसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल रहता है, जो अपन ने पढ़ा भी था। अपन ने जब यूरेकोटेलिज्म पढ़ा था तो उसमें उदाहरण लिखा था कीट यानी इंसेक्ट, ऑलराइट ना। तो 3 उत्सर्जी अंग रहेंगे या 3 उत्सर्जी संरचनाएं होती है। अंग कह दूं या संरचनाएं भी लिख सकते हो आप लोग इसको बेटा, क्या होगी, संरचनाएं। 3 उत्सर्जी संरचनाओं में सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेलपीगी नलिकाएं। क्या आ जाएगी, मेलपीगी नलिकाएं। दूसरी आ जाएगी यूरेट कोशिका। क्या आ जाएगी बेटा, यूरेट कोशिका। 3 नंबर पे आ जाएगी पेरिकार्डियल सेल्स या नेफ्राइटिस या नेफ्रोसाइट, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं नेफ्रोसाइट या पेरिकार्डियाटिस, ठीक है। ये आपके पास में आ जाएगा पेरिकार्डियल सेल्स या पेरिकार्डियसिस, ठीक है। ये आपके पास में 3 तरह की संरचनाएं होती है जो किसके अंदर पाई जाती है, आपके पास में कॉकरोच के अंदर उत्सर्जन के लिए। इसमें 1 नंबर संरचना की बात, मेलपी की नलिकाओं की बात मैं वीडियो के इस भाग में कर रहा हूं। यूरेट कोशिका और नेफ्रोसाइट्स की बात मैं अगले भाग में करूंगा। अच्छा, ये पेरिकार्डियाटिस नहीं होगा, यहां पे आप पेरिकार्डियल सेल कीजिएगा ना, पेरिकार्डियल, ठीक है। पेरिकार्डियल सेल है, पेरिकार्डियल कोशिका है ना। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं अपन, मेलपीगी नलिका की बात कर लेते हैं। क्या होता है मेलपीगी नलिका, देखिए जब आप कॉकरोच का आहार नाल पढ़ेंगे तो आहार नाल को हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र, फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट, ये 3 नाम होते हैं इसके अंदर। तो जो अग्रांत्र
और मध्यांत्र है, जिसको मिजेंटेरॉन भी बोलते हैं मध्यांत्र को, उनके जंक्शन पे, उनकी संधि पे मेल्पिगी नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेल्पिगी नलिकाएं। संख्या में मेल्पिगी नलिकाएं 60 से 150 तक होती है। तो अपन लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं यहां पे? मेल्पिगी नलिकाओं के बारे में। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? मेल्पिगी नलिकाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मेल्पिगी नलिकाओं में पहला बिंदु क्या आ जाएगा बच्चों? इसकी संख्या क्या होती है? 60 से 150 होती है। पाई कहां पे जाएगी? ये पाई जाती है अग्रांत्र व मध्यांत्र के जंक्शन पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आहार नाल के अग्रांत्र व मध्यांत्र यानी कि फोरगट व मिडगट के संधि स्थल पर पाई जाती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन सुनो आप मेल्पिगी नलिकाओं की बहुत अच्छी तरीके से, कि ये 60 से 150 होती है, लेकिन ये बंडल्स में मिलती है। समझो, गुच्छों में मिलती है। ये बंडल में मिलेगी। एक बंडल में 8 से 10 नलिकाएं होगी, और इसी प्रकार के 12 बंडल तक प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कितने होते हैं? 8 से 10 नलिकाएं होती है और 8 से 10 बंडल होते हैं। ऐसा कह सकते हो 8 से 10 बंडल होंगे, मतलब लगभग 100 के करीब नलिकाएं मिलेगी, है ना। तो यहां पे देख लीजिएगा, ये नलिकाएं बंडल्स में पाई जाती है। एक बंडल में 8 से 10 नलिकाएं पाई जाती है। और कितने बंडल मिलेंगे? और कुल 8 से 10 बंडल पाए जाते हैं। समझ में बात को? तो ये आपको यहां पे थोड़ा सा बंडल्स के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से संपूर्ण जानकारियां समझाऊंगा, वो आप कोशिश कीजिए समझने की। सबसे पहले यहां पे समझ लीजिए, ये आपके पास में क्या है? फोरगट यानी कि अग्रांत्र। ये आपके पास में क्या आ गई? पश्चांत्र यानी कि हाइंडगट। इसको अपन क्या कह रहे हैं? अग्रांत्र। ये क्या है मेरे पास में? पश्चांत्र। और इनके जंक्शन पे मिलती है कौन रे? मेल्पिगी नलिकाएं। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। कौन? मेल्पिगी नलिकाएं, जो इनके जंक्शन पे पाई जाती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मेल्पिगी नलिकाएं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये तो मैंने आपको सिंपल पोजीशन, लोकेशन बताया है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसके अंदर कि कैसे यहां पे अपन लोग व्यवस्थित करवाएंगे किसी चीज को। तो ये मेरे पास में आ गई अग्रांत्र। फिर से देखिए, ये मेरे पास में आ गई पश्चांत्र। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ या इधर की तरफ बनाएंगे, ताकि बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें। ये आ गई अग्रांत्र और ये आ गई पश्चांत्र, और यहां पे मिलेगी मेल्पिगी नलिका। अब मैं मेल्पिगी नलिका को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं? बड़ा बना रहा हूं, क्योंकि काफी सारी चीजें मेरे को इसके अंदर क्या करनी है? समझानी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्या आ गई? मेल्पिगी नलिकाएं आ गई। अब क्या होता है? जो कॉकरोच है उसके बाहर की तरफ क्या होता है? जो देह का द्रव होता है, यानी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, उसका नाम होता है आपके पास में हीमोलिम्फ। क्या होता है? हीमोलिम्फ। तो यहां पे बाहर की तरफ आपके पास में क्या मिल रहा है? हीमोलिम्फ। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया हीमोलिम्फ। ऑलराइट, इस हीमोलिम्फ के अंदर हमारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मिलेगा। इसका नाम है यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल, या अमोनिया या यूरिया जो भी बनता है, वैसे यूरिक अम्ल रहता है इसके अंदर। ठीक है, क्या रहता है? यूरिक अम्ल। तो सबसे पहली बात क्या होती है? ये जो हीमोलिम्फ इनके सराउंडिंग में है, यहां से यूरिक अम्ल कहां जाएगा? यहां पे मेल्पिगी नलिका के अंदर। मेल्पिगी नलिका से यह यूरिक अम्ल कहां जाएगा? पश्चांत्र में, यानी कि हाइंड गट के अंदर।
और पश्चांत्र से कहां निकलेगा आपके पास में, बाहर निकलेगा। ये सिंपल शब्दों में इसका उत्सर्जन है जो मैंने बताया आपको, लेकिन टेढ़े शब्दों में बताने की हमारी आदत है तो हम बता देते हैं। ये आपके पास में क्या आ गया, अग्रांतर आ गया। ये क्या आ गया आपके पास में, पश्चांतर आ गया। ठीक है, पश्चांतर आ गया और अग्रांतर आ गया। अब यहां से जो प्रवेश कर रहा है वो कौन है, यूरिक अम्ल। कौन आया, यूरिक अम्ल। लेकिन होता क्या है, अकेला यूरिक अम्ल यहां पे प्रवेश नहीं करता, इसके साथ में अन्य भी चीजें आती है जो वैसे तो इसकी बॉडी के लिए काम की होती है, लेकिन वो भी इसमें एक बार तो प्रवेश करती है मेलपीगी नलिकाओं में। तो वो चीजें क्या होती है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यहां पे अन्य भी चीजें आएगी जो इसके अंदर प्रवेश करेगी, समझ रहे हैं। यूरिक अम्ल तो है ही है, उसके अतिरिक्त क्या क्या आ जाएगा, यूरिक अम्ल के अलावा आ जाएगा सोडियम आयन, उसके अलावा आ जाएगा H2O, उसके अलावा आ जाएगा पोटेशियम आयन। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्या गया H2O, और यूरिक अम्ल तो है ही आपके पास में। तो यूरिक अम्ल, सोडियम आयन, H2O और पोटेशियम आयन, ये सब मिलकर के बनाते हैं प्राथमिक यूरिन या प्राथमिक मूत्र। क्या बनाते हैं, प्राथमिक मूत्र। जानकारी के लिए बता देता हूं आपको, प्राथमिक जो मूत्र होता है वो कैसी अवस्था में होता है, क्या नाम है, सॉल्यूशन की फेज में होता है, विलयन की अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है, ये लिक्विडिफाइड होता है। ठीक है, क्या होता है, लिक्विडिफाइड, विलयन की अवस्था में। ठीक है, द्रवित अवस्था में रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यूरिक अम्ल जो होता है वो जल के अंदर घुलनशील ही नहीं होता, और या ऐसा कह दो कि यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं है या बहुत कम आवश्यकता है कि नहीं। तो ये जो प्राथमिक जो मूत्र है, ये जो प्राथमिक मूत्र है, ये क्या होता है कि मेलपीगी नलिका से कहां जाएगा, हाइंडगट में जाता है। तो जब यहां से मेलपीगी नलिका से निकल करके कहां पे पहुंचता है, हाइंडगट के अंदर। यहां से प्राथमिक मूत्र है वो यहां पे जा रहा है ना। तो जब ये यहां से यहां पे जाता है तो मेलपीगी नलिका जब यहां पे एंड होने लगती है तो यहां से होता है क्या, पुनः अवशोषण। किसका, पुनः अवशोषण किसका, जो आवश्यक पदार्थ है इसमें। और आवश्यक पदार्थ कौन है, मतलब यहां से वापस जो हीमोलिम्फ के अंदर आ जाएंगे वो कौन हो जाएंगे आपके पास में, H2O, और क्या आ जाएगा, सोडियम आयन, और क्या आ जाएगा, पोटेशियम आयन। हो गए रवाना। अब क्या बचा यहां पे, यूरिक अम्ल। वो केवल यूरिक अम्ल बचा है, उसमें जल की मात्रा नहीं है या बहुत कम है या ना के बराबर है। तो वो यूरिक अम्ल के क्या बन जाएंगे, वहां पे क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं। क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स। और यूरिक अम्ल के जब क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये क्रिस्टल्स कहां पे आते हैं आपके पास में, पश्चांत्र के अंदर आते हैं, और पश्चांत्र के माध्यम से क्या होते हैं, ये आगे की तरफ जाकर के गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ कॉकरोच के अंदर रिमूव होता है। अब सबसे खास बात आती है कि ये जो प्राथमिक मूत्र है ये आगे कैसे बढ़ता है, इसको धक्का देता है क्या कोई यहां पे, कि भाई तू आगे चल, मूत्र को कह रहा है कि तू आगे चल, ऐसे कैसे हो रहा है, ये कुछ तो प्रक्रिया होगी यहां पे। तो इसके लिए हमको एक मेलपीगी नलिका का अनुप्रस्थ काट का चित्र बना के दिखा रहा हूं। देखिएगा, मेलपीगी नलिका का अनुप्रस्थ काट, जिसका भी अनुप्रस्थ काट बनाते हैं उसका चित्र हमेशा गोल ही बनता है बच्चों, है ना। तो यहां पे आपके पास में क्या होती है, सबसे पहले इसकी नलिका यानी मेलपीगी नलिका के अंदर मिलती है आपके पास में कैसी, घनाकार जो अपने पास में कोशिका है, उत्तक है। ठीक है, घनाकार ग्रंथिल, और क्या होगा इसके अंदर साथ साथ में आपके पास में ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगा इस तरीके का। देखिएगा चित्र, हर एक चित्र अपने आप में बहुत कुछ समझा के जाता है। ये आपके पास में क्या है, मेलपीगी नलिका के अंदर कोशिका रहती है। यहां पे इसका क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। इसका क्या नाम होगा आपके पास में, घनाभकार ग्रंथिल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यानी कि उपकला स्तर, ये इसका पूरा नाम है इन कोशिका का। जानकारी के लिए बता दूं, जहां पे ब्रश बॉर्डर आ रहा है मतलब कि उभार युक्त संरचना आ रही है, वो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा रही है, पाचन में भी पढ़ाया मैंने। और जहां सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, अवशोषण की दर बढ़ेगी। और यहां पे साला क्या अवशोषण होगा, यहां पे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और जल का अवशोषण होगा। ये बातें दिमाग में रहती है, जितना बढ़िया रहता है। अब कहा कि साला इसको धक्का कौन मार रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। बीच के अंदर ये रहेगा आपका, इसमें क्या ल्यूमन है,
क्या है बेटा? ल्यूमन। इस ल्यूमन के अंदर ही बेटा जो है वो क्या रहता है? प्राथमिक यूरिन रहता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्राथमिक मूत्र है, वो साला यहाँ पे पड़ा रहता है। अब इसको अपन को मेल्पिगी नलिका से आगे हाइंड गट की तरफ भेजना है। तो हाइंड गट की तरफ भेजने के लिए जानकारी देता हूं कि इसके जो बाहर होता है, बाहर की तरफ क्या होता है? इलास्टिक संयोजी उत्तक से बनी हुई एक पेशीय झिल्ली होती है। क्या होती है? इलास्टिक संयोजी उत्तक से निर्मित एक पेशीय झिल्ली होती है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इलास्टिक, सीटी मतलब संयोजी उत्तक द्वारा निर्मित पेशीय झिल्ली। और ये जो पेशीय झिल्ली होती है आपके पास में, ये क्या करती है? क्रमानुकुंचन का गति करवाती है, जैसे आहार नाल में हमारे अंदर भी होता है। साला क्रमानुकुंचन में क्या होगा? अगर इस तरीके से देखना रहे मेरे हाथ की तरफ, इस तरीके से संकुचन हुआ ऐसे, तो ये इसका ल्यूमन जो होगा वो संकरा हो गया। जैसे ल्यूमन संकरा हुआ, मूत्र कहां भागा रे? आगे भागा। और जैसे रिलैक्सेशन हुआ, ल्यूमन क्या हो गया? वापस चौड़ा हो गया। हो गया ना गति? यही तो मैं समझा रहा था आपको कि गति किस प्रकार होती है इसके अंदर। तो ये क्या करवाती है आपके पास में झिल्ली? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि क्रमानुकुंचन की क्रिया करवाएगी, और जिसकी बदौलत क्या होगा? ये मूत्र होगा वो आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, अब अंतिम चरण पे लास्ट लाइन है इसके अंदर, वो ये है कि जो हमारे पास में इलास्टिक संयोजी उत्तक है और जो अंदर की तरफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल है, इसके बीच में भी एक झिल्ली पाई जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल सा नाम है, जब कोई बीच में झिल्ली मिलती है उसको हमेशा आधारीय झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ताकि किसी भी चीज का मूवमेंट है वो डायरेक्ट कोशिका पे ना लगे, एक झिल्ली के माध्यम से लगता है तो वो थोड़ा सा सही रहता है। तो ये जो संरचना है आपके पास में किसकी है? मेल्पिगी नलिका का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास इंसेक्टा का मेल्पिगी नलिका के द्वारा किस प्रकार उत्सर्जन होता है ये बता दिया मैंने। यूरेट सेल्स और नेफ्रोसाइट सेल्स के द्वारा कॉकरोच के अंदर किस प्रकार से उत्सर्जन होता है, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। यहां पे हमने निमेटोड्स की बात कर ली है, एनालिड्स की बात कर ली है और आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट कर दिया है। तो ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। राइट, इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।